सर ये बताइए कि पॉपुलेशन डे क्यों मनाया जा रहा है? देखिए, विश्व की जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उससे चिंतित होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा ने, जनरल असेंबली ने 11 जुलाई 1989 को एक प्रस्ताव पारित किया कि विश्व की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए पूरे विश्व में पॉपुलेशन डे मनाया जाए, और तब से 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में अब मनाया जा रहा है। उस समय पूरे विश्व की आबादी 5 अरब के लगभग थी, मतलब 500 करोड़, जो अभी 2021 में जो अनुमानित है तो लगभग 777 करोड़ और 800 करोड़ के बीच में है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 31 वर्षों में इसकी आबादी लगभग जो है 60% के करीब बढ़ी है, विश्व की आबादी जो अभी 8 अरब के लगभग होने वाली है। सर इसका मकसद क्या है मनाने का? देखिए, इसका मकसद ये था कि जनसंख्या हमारे लिए एक रिसोर्स है, हमारे लिए एक संसाधन है, और ये इसका समुचित विकास हो, हमारी जनसंख्या स्वस्थ हो, समृद्ध हो, शिक्षित हो, गुर्बत से परे हो, गरीबी से दूर हो। इसलिए इसका वाहिद मकसद था कि लाचार बीमार लोग हमारे ना हों, हमारे लोग तंदुरुस्त, स्वस्थ, निरोगी हों और उपार्जन के योग्य हों, और इसलिए जनसंख्या दिवस मनाने की। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पर अमल किया जा रहा है कि तो लोग निरोग हों, बेमर्ज हों, सेहतमंद हों, तालीम याफ्ता हों? जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसमें इसकी साक्षरता दर वो 25 से 27% भी नहीं थी। आज हम 77% पे गए हैं। हमारी जो जीवन प्रत्याशा थी, जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी महज 27 साल थी, अभी हम 67 साल को पार कर रहे हैं। तो ये बेहतर सेहत का ही मिसाल है, बेहतर जनसंख्या का ही मिसाल है जो हमने इन 32 वर्षों में हासिल किया है। सर ये बताइए, जिनके पास 2 बच्चे हैं वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अपनाया। 1952, आप अंदाज कीजिए कितने साल हो गए, लगभग 68 साल से ज़्यादा हो गए, 69 साल हो गए। तो जिस देश में 69 साल पहले जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजना बने और प्रोग्राम बने और पॉलिसी बने, वह देश अनियंत्रित जनसंख्या के फेर में कैसे रह सकता है? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लोगों की ये आज़ादी है कि वो बच्चे पैदा करें, कितने पैदा करें, ये उनकी सलाहियत पर निर्भर करता है। लेकिन आप अगर नेशनल प्रोग्राम, नेशनल पॉलिसी, नेशनल इथोज में आप आते हैं तो आप चूँकि एक रहनुमा होते हैं, इसलिए आपको देश के तमाम पॉलिसी का आपके ऊपर से ही वो लागू होना चाहिए। यही वजह है कि बिहार भारत के तमाम राज्यों में पहला राज्य है जिसने 2009 में ही लागू कर दिया है कि पंचायती राज व्यवस्था में 2009 के बाद जिनके भी तीसरे बच्चे होंगे वे जनप्रतिनिधि कानून के तहत ना तो मुखिया बन सकते हैं, ना तो सरपंच बन सकते हैं, ना मेयर या डिप्टी मेयर या पार्षद बन सकते हैं। ये बिहार ने एक रोशनी दी है पूरे हिंदुस्तान को। सर ये बताइए कि आबादी को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आबादी, बच्चे अच्छे होते हैं, जो बे औलाद हैं उनसे पूछिए कि औलाद के लिए क्या क्या जतन नहीं करते हैं। हमारे देश में भी जैसा कि मैंने कहा कि 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू किया गया, जिसका नाम बदल करके 1977 में फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किया गया। चूँकि उस समय जबरन नसबंदी कराया जा रहा था और कुछ बहुत सारी बातें थी, तो उसके विरोध में जो सरकार बनी तो सरकार ने कहा कि हम फैमिली वेलफेयर इसका नाम रखेंगे। ये नाम अच्छा है। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि सिर्फ प्लान करो, वेलफेयर में तमाम चीज़ें आती हैं, बच्चों की सेहत, वालिदैन की सेहत, आम लोगों की सेहत, ये तमाम चीज़ें, उनके शिक्षा दीक्षा, ये तमाम चीज़ें उसमें आती हैं। इसलिए वेलफेयर ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब 2 बच्चे की बाध्यता है तो उसमें
तमाम जो भारत के शहरी हैं या जो सिटीज़न हैं उनके लिए कानून होगा और बेहतर उनके जीवन के लिए होगा, लेकिन ये अक़लियत से जो जोड़ कर देखा जाता है या अक़लियतों के दरमियान जो ये अंदेशा है या जो ख़दशा है, इसका कारण क्या है? देखिए, इस पे आप रोशनी डालें। देखिए कि इसमें जो भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 वो 10 दिसंबर 2020 को रिलीज़ किया गया, महज आज से करीब 7 महीने पहले रिलीज़ किया गया है। और उसने ये साफ कर दिया है कि प्रजनन दर, जिसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, वो अच्छा खासा घट गया है। और अल्पसंख्यक के प्रजनन पैदाइश जी, और अल्पसंख्यकों में प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत जो 2.1 है उससे भी कम है। तो ये कहाँ प्रजनन दर बढ़ रहा है? आपको ये जान के खुशी होगी और मालूम भी आपको होगा कि जो पॉपुलेशन की जो वृद्धि होती है वो सीधा स्त्री शिक्षा से जुड़ा हुआ है। फीमेल एजुकेशन इज कंट्रासेप्टिव फॉर फर्टिलिटी कंट्रोल। जो स्त्री शिक्षा है वो जो प्रजनन नियंत्रक गोली है। अगर उनको अगर फ्री एजुकेशन मिले, जैसा कि अब सरकार कोशिश कर रही है, बिहार सरकार और उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। केरल ने बहुत पहले इसे लागू किया और आज केरल लगभग स्टेबलाइजेशन की स्थिति में 2.1 जिसकी वृद्धि दर है, तो लगभग रिप्लेसेबल पॉपुलेशन होता है। जितने लोग मरेंगे उतने लोग पैदा होंगे। तो मैं ये जो हादसा आपने जो सवाल पूछा है, ये बिल्कुल जो है बेबुनियाद और तथ्य से परे है और जो राष्ट्रीय सर्वे को नकारने जैसा है, जिसमें अच्छी खासी कोशिश हमारी सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्र सरकार ने की है। और जिसने बताया है कि खास तौर से जो 80% आबादी का लक्षद्वीप है, 65 से 67% आबादी का आपका जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल जो 27% से ज़्यादा आबादी वाला है, इन सब राज्यों में अक़लियतों में जो प्रजनन दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। इसलिए कि उसमें बेदारी आई है, उसमें इल्म की रोशनी बढ़ी है। हाल के दिनों में देश के आज़ादी मिलने के बाद जो एक स्थिति उत्पन्न हुई थी, उससे अभी नई पौध जो है, नई जनरेशन जो है, जो नई पीढ़ी जो है वो उभर चुकी है। उसने देश के बंटवारे और उसके हादसे और उसके असरात से वे बिल्कुल वाकिफ नहीं है। उन्हें लगता है कि इन तमाम चीज़ों का उनके लिए कोई मायने नहीं है। हमारे सामने हमारा देश, हमारा लक्ष्य है और यही वजह है कि तालीम के लिए उनकी रुझान बढ़ रही है और ख़ास तौर से जो अक़लियतों में भी रुझान बढ़ी है और औरतें अच्छा खासा पढ़ लिख रही हैं। इस वजह से भी ये कहना आपका वजह है कि तालीम निस्वा एक राष्ट्रीय जनसंख्या की रोकथाम में एक अहम कारण है और जो बहुत आगे सफल हो सकता है। लेकिन ये एक प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि चाइना में इतनी आबादी है और वो अपने जो एक बच्चे का जो एक उनका एक फार्मूला था उसे तब्दील करने की कोशिश की है। तो क्या हम दो और हमारे दो का नारा है, क्या यहाँ उससे भी हम अपने आप को बदलेंगे? जैसे चाइना में एक बच्चे का कंसेप्ट था, आज हम भारतवर्ष में 2 बच्चे का कंसेप्ट है। क्या चाइना इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी आबादी, सघन आबादी के कारण के बावजूद वो इतना सफल है, लेकिन भारतवर्ष में आज जो राजनीति तौर पे या सामाजिक तौर पे या जो और दूसरे शिद्दत पसंद तंजीमें जो हंगामा करती हैं, क्या उसका क्या औचित्य है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि चीन का जो वृद्धि दर है, जनसंख्या का नहीं, विकास का जो दर है, वो हमारे देश से कई गुना ज़्यादा पहले से भी रहा है। हमसे बाद में चीन आज़ाद हुआ है। 49 में वो आज़ाद हुआ और 49 में आज़ाद हुआ, हम तो 47 में आज़ाद हो गए। 2 साल पहले जी, हम तो 47 में ही आज़ाद हो गए और उसके पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लागू था। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने जो ह्यूमन क्वालिटी इंडेक्स ऑफ लाइफ जो है, मानवीय विकास सूचकांक पर हमने तवज्जो नहीं दिया। हमने उनके बेहतरी, उनकी शिक्षा, उनकी सेहत, उनकी दवा, वो तमाम चीज़ों पर हमने जो तवज्जो देना चाहिए था, जो हमें कोशिश करनी चाहिए था, अपने आमदनी का जो हिस्सा उस पर खर्च करना था, हमने उस पर उतनी तवज्जो नहीं दी। यही वजह है कि हम पिछड़ते चले गए। चीन ने भी अपनी पॉलिसी में बदलाव लाया है 2021 में।
क्योंकि वहां भी जो पॉलिसी थी तो बड़े शहरों में लागू था। भारत को चीन से नहीं मिलाया जा सकता है। ये विशेष रूप से कृषि प्रधान देश है, एग्रेरियन सोसाइटी है, पशुपालन पर आधारित है। औद्योगिकरण उस रफ्तार से नहीं है जिस रफ्तार से चीन में है। इसलिए वहां अगर शहर में अगर 50,000 ही लोग अगर बढ़ जाते हैं एक साल में, तो 50,000 के रहने, उसके स्कूल, उसके शिक्षा, उसके सेहत, उसके लिए अस्पताल, उसके लिए सड़कें, उसके लिए मकानात, ये नहीं तैयार कर सकते हैं। इसलिए वहाँ भी जो रेस्ट्रिक्शन था वो शहर के लिए अलग था और देहात के लिए अलग था। उन्हें शहर छोड़ के जाना पड़ता था। अब उन्होंने क्या, जब उनका जनसंख्या स्टेबलाइज कर गया और एज्ड पॉपुलेशन, मतलब बुजुर्गों की संख्या बढ़ गई, हमारे यहाँ भी बढ़ रही है, लगभग 8% के करीब हमारे यहाँ भी 60 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारा 140 करोड़ आबादी है, उसका 8% लगभग कितना होगा, 10-11 करोड़ होगा। 11 करोड़ अगर जईफ हमारे पास रहे तो उनकी सेहत, उनकी देखभाल, उनके रहने सहने, उनके दवा के इंतजाम, ये तमाम चीज़ें एक नौजवान से लगभग 3 गुनी और 4 गुनी जरूरत होती है। इसलिए हम समझते हैं कि जो लोग हमारे देश में भी लगभग 10% ऐसी दंपत्ति हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं। हमारी सरकार ऐसे लोगों के लिए कोई योजना नहीं चलाती है। उस पर भी मैं बराबर कहते रहता हूं कि उसके लिए भी एक स्कीम होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये भारत दुनिया का पहला देश था जो उसने शुरू किया, और 1971 में चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम भारत लाने वाला पहला देश था। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ इंडिया 1971, भारत दुनिया का पहला देश। आज भी लगभग दुनिया के 70 देशों में गर्भपात अनैतिक है, गैर कानूनी है, नहीं करा सकते हैं। लेकिन हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, उसके बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारे कारण हैं उसको जो, लेकिन इसके साथ क्या हुई कि इसका दुरुपयोग होने लगा और हार करके हमें 1994 में जो PCPNDT एक्ट लाना पड़ा कि जो गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच ना हो और उनका गर्भपात ना कराया जाए, वो दंडनीय अपराध, संघीय अपराध घोषित किया गया 1994 में। ये हमारी संवेदनशील सरकार, हमारी सामाजिक व्यवस्था, उसका एक प्रस्कृत सोच है। कानून बनाया, कानून का दुरुपयोग नहीं हो, उसके रोकथाम के लिए दूसरा कानून बनाया। अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे, और ख़ास करके अक़लियतों को, कि इसके निराकरण के लिए, इसके समाधान के लिए आपके अंदर कोई देखिए, सुझाव है एक तो? बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब हमारी आबादी 35 करोड़ थी तो उसमें जवान लोग कितने थे? 10 करोड़। अभी हमारी आबादी 135 करोड़, 140 करोड़ के लगभग है। उसमें जवान लोगों की तादाद 60 करोड़ है। हमारे प्रधानमंत्री जी गर्व से बोलते हैं कि 60 करोड़ जवान लोगों का देश है। 60 से 65 जी, 60 से 65 करोड़ लोग जवान हैं। अब बताइए, अगर एक भी बच्चा पैदा करेंगे तो 65 करोड़ बच्चा पैदा होगा। तो पैदा करने वालों की तादाद बेसी हुई है, बच्चों की संख्या घटी है। औसतन दंपत्ति को जो संतान हुआ करते थे 3.2, 4.2, वो घट करके 1.7, 1.7, 1.6, 1.8, 2.1 पर चला गया है। 2.1 पे। तो ये तो घट रहा है, लेकिन स्टेबलाइजेशन में समय लगेगा। और इसके लिए वाहिद तरीका है कि हम स्त्री शिक्षा को, बेटियों की शिक्षा को और उनकी तालीम को और भी सर्वसुलभ करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको दें। सिर्फ वो कागज की डिग्री हासिल करने वाली नहीं, और उनको सक्षम बनाएं और उनको अधिकार मिले, उनके जिस्म पर, उनके शरीर पर उनका अधिकार हो। परिवार अधिकार दे उन्हें, समाज अधिकार दे उन्हें कि वो कब शादी करना चाहती है। आज भी बिहार में 18 साल से जो फैमिली रिपोर्ट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की गई है, उसमें बिहार में 18 साल से कम उम्र में शादी लगभग 35% से ज़्यादा है। इसलिए शादी की उम्र कानूनी हो और उसमें परिवार के लोग बेटी पर, कुमारी बेटियों पर, छोटी बेटियों पर वो माँ का बोझ न डालें, उनको तालीम दें। और स्त्री की तालीम से ही ये बदलेगा और हम आगे बढ़ेंगे, और इसमें कोई कुरकसर नहीं है। और ये बिल्कुल भ्रामक है, ये दोषपूर्ण है कि अक़लियतों की जनसंख्या दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है। धन्यवाद सर, विस्तृत जानकारी देने के लिए।
हमारे दर्शकों को थैंक यू।